हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हिस्ट्री में जो है हर चैप्टर की शुरुआत किससे होती है? एक कहानी से होती है। ठीक है। हमने अब तक 5 चैप्टर रीड किए हैं। हमने सब में देखा कि सब चैप्टर्स की शुरुआत एक कहानी से होती है। तो इसमें भी है चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो उसके नाना जी ने उसे बताया कि हम जो है अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। तो शासक का चुनाव कैसे हुआ? देखो, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो जो यहाँ पे इन्होंने अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया। अश्वमेध यज्ञ जो था वो एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें क्या था? एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, यानी कि वो सब जगह घूम के आता था। अगर किसी ने उस घोड़े को रोक लिया, किसी राजा ने, तो उस राजा को जो है वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी। और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध करने वाला जो राजा है वो सबसे शक्तिशाली है, यानी कि उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। आपने बच्चों रामायण देखी और देखा होगा, भगवान राम ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। जब वहाँ पे लव कुश उनका घोड़ा पकड़ लेते हैं तो वो अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। और इधर महाभारत में युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है। तो उस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा था, जो अश्वमेध यज्ञ कराता था, वो सभी राजाओं को आमंत्रित करता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था। और इसमें जो है बाकी के अन्य राजा थे वो सिर्फ क्या करते थे? वो सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखते थे। और जो राजा के सगे संबंधी होते थे, यानी कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहा होता था उसके सगे संबंधी और खासकर उसकी जो रानी और पुत्र थे, उन्हें कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वर्ण। तो वर्ण जो है वो कैसे बने? देखो, पुरोहित लोगों ने जो है वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ण के जो अलग अलग कार्य थे। पहला वर्ण उन्होंने बताया ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण जो था उसका काम था वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का था, जिन्हें क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहा जाता है, जिनका काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर जो है आपके विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का था। और इनका काम जो है तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इसके बाद पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान जो होगी वो ब्राह्मण ही होगी, यानी कि अगर किसी शूद्र माता पिता की संतान होगी तो वो शूद्र ही होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक जनपद। जनपद जो है वो क्या होते थे? महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे।
ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह, यानी कि उस सब जगह जनपद होगी वो जब जहाँ पे लोग निवास करते थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 प्रश्न संख्या 57 यानी कि 57 में दिखाए गए हैं। ये आपको नीचे दिख रहा है, इस वाले में देखो, यहाँ पे कुछ जनपद दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। आपको यहाँ पे ये वाला जो पात्र दिख रहा है, ये जो है वो एक धूसर पात्र है, ठीक है। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बच्चों महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। क्या कहने जाने लगा? महाजनपद, यानी कि जो जनपद से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए उन्हें महाजनपद कहा जाए। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किले का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आप जो अध्याय 9 में पढ़ेंगे। अब आपको चित्र दिख रहा है, देखो, कौशाम्बी जिले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो यहाँ पे ये चित्र जो दिखाया गया है, ये महाजनपद में कि कैसे उन्होंने ईंटों से अपनी दीवार का निर्माण किया, इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों।